एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छा से स्टडी कर रहे होंगे और अच्छा स्वास्थ्य होगा। सब लोग कृपया करके अपना ध्यान रखें, क्योंकि जैसा एक बार फिर न्यूज में आपकी सुनने को मिल रहा है, न्यूज में सुनने को आ रहा है कि जो कोरोना है, जो वायरस आपकी 2020 और 2021 में बहुत ज्यादा आपकी हमारी दुनिया में व्याप्त था, उसको एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि चाइना में इसके बहुत ज्यादा केसेस आपके सामने आ रहे हैं। और जैसा कि चाइना में आपकी न्यूज में शो ऑफ भी किया जा रहा है, न्यूज में आपकी दिखाया भी जा रहा है कि बहुत ज्यादा आपकी हमारी उसके लगभग एक एक आपके हमारी दिन में लाखों लाखों केस उसके आपके आ रहे हैं, और अस्पतालों में इतनी ज्यादा क्राउड, इतनी ज्यादा भीड़ है। तो कृपया करके सभी लोग थोड़ा कोशिश करें कि सतर्कता बरतें, और जो भी सरकार के इंस्ट्रक्शन है, जो भी सरकार के द्वारा नियम और कानून बताए जा रहे हैं, उनको सब लोग मानने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी न्यूज और कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। जिसे पिछले 2 दिनों में आप सब लोगों की समझ में आ ही गया हुआ अच्छे तरीके से कि पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने एक तो आपकी COP27 जो रिलेटेड था जलवायु परिवर्तन से, और एक COP15 था जो रिलेटेड था आपकी जैव विविधता से रिलेटेड आपकी एक टॉपिक था। उसी के अलग हम लोगों ने कल एक बड़े अच्छे और बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करी थी, और वो था कि भारतीय जो नौसेना है उसमें एक पनडुब्बी को शामिल किया गया है, INS वाली। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को और ध्यान दिला देता हूँ उसी न्यूज से रिलेटेड, कल की आपकी खबर से रिलेटेड, कि कल जो हम पढ़ रहे थे कि भारत में जो स्कॉर्पियन श्रेणी की है, जो स्कॉर्पियन श्रेणी की भारत में टोटल मिलाकर आपकी 6 पनडुब्बी आपकी बनेंगी, है ना। जिनके नाम हम लोगों ने पढ़े थे कि एक तो INS कलवरी थी, एक INS खंडेरी थी, एक INS करंज थी, एक INS वेला थी, एक INS वागीर थी, एक INS वागशीर थी, है ना। ये हमने नाम पढ़े हुए। INS का मैं नाम आपको बता चुका था। INS का सबके आगे अगर INS लगा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है इंडियन नेवी शिप, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि भारतीय नौसेना जो जहाज होते हैं उनकी रोधक क्षमता को वृद्धि करने के लिए एक नाम आगे लगा दिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन केवल पहचान के तौर पर, है ना। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, शायद आपने उसमें देख भी लिया हो, जो आपके टाइटल लिखा हुआ था उसमें वैसे आपको पता चल गया होगा कि ये 6 जो आपकी पनडुब्बी बनेंगी स्कॉर्पियन श्रेणी की, इनका जो निर्माण है, ये जरूर याद रखें, वो जिस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है ना, प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है 75। इसको शॉर्ट में P75 बोला जाता है। तो प्रोजेक्ट 75 या P75 के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। वो मैं आप लोगों को आपकी बता ही चुका था कि फ्रांस की एक कंपनी है उसके साथ मिलकर, और भारत की एक जो बंबई में स्थित कंपनी है आपकी, जिसका नाम मजगांव डॉगशिप बिल्डर्स लिमिटेड आपकी रखा गया था, उसके साथ मिलकर किया जा रहा है। इसमें एक छोटी सी बात आप सब लोग ध्यान रखें कि ये जो स्कॉर्पियन श्रेणी की आपकी 6 पनडुब्बी बनेगी, ये डीजल और इलेक्ट्रो दोनों से आपकी संचालित होगी, है ना। यानी कि इनका संचालन जो है वो डीजल, आपकी जो ऑयल होता है, डीजल जो आपकी तेल होता है, उसके साथ साथ आपकी इलेक्ट्रो से संचालित करने में भी ये आपकी सक्षम होगी, ये वाला है। और हमने देखो फ्रांस की कंपनी के साथ जो समझौता करा था DCLS, जो हमने कल नाम लिखा होगा, इसके साथ जो हमने आपकी समझौता करा था ना भारत, वो मेन रीजन है आपकी प्रौद्योगिकी का एक दूसरे देशों में संचालन करने के उद्देश्य से। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो उसी टेक्नोलॉजी को फ्रांस से आपकी बोरो करके हम लोगों ने इनका निर्माण करा है। तो प्रोजेक्ट का नाम जरूर याद रखिए कि उन 6 पनडुब्बियों का निर्माण आपकी प्रोजेक्ट 75 या P75 के तहत किया जा रहा है। नाम आपके सामने, इसको 2017 में, ये 2019 मार्च 2020 ईस्वी में, नवंबर 2020 ईस्वी में इसको अब शामिल किया गया, दिसंबर 2022 ईस्वी में इसको शामिल किया जाएगा आपकी 2023 ईस्वी में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्कॉर्पियन श्रेणी की होंगी। अच्छा सा एक टॉपिक है, इसी के बहाने अब आप पूरी एक तैयारी करें, और पूरी तैयारी आप करें भारतीय सेना। तो इसमें प्रेसिडेंट को भी आप पढ़ लें, डिफेंस मिनिस्टर को भी आप पढ़ लें, नौसेना को भी पढ़ लें, थल सेना को भी पढ़ लें, इसमें वायुसेना को भी पढ़ लें। तो इस प्रकार आपकी तैयारी पूरी एक कंप्लीट, आपकी डोज पूरा एक कंप्लीट आपकी सिलेबस आपकी हो जाता है। और कृपया करके ऐसे ही आप लोग तैयारी करा करें, ठीक है। आज के अहम मुद्दों पर बात करेंगे। आज की कुछ खबरें हैं, पहले मैं आपको उन्हीं बता दूं आपकी, है ना, उसके बाद हम लोग आपकी आगे बात करेंगे, ठीक है।
देखो, आज के जिस मुद्दे पर हम लोग आपकी बात करने वाले हैं वो आपने सुन ही लिया होगा कि ज्यादातर आपकी हमारी अखबारों वगैरह में, वैसे अखबारों में तो आज ही आपकी हमारी प्ले किया जाएगा, लेकिन ज्यादातर अगर हम लोग आपकी हमारी बात करेंगे तो आज की न्यूज में आप लोगों ने एक बहुत अच्छे आपकी हमारी टॉपिक का नाम सुना होगा, और उस वाले टॉपिक का नाम होगा आपकी हमारी भैया कि अब आप लिखना स्टार्ट करें। आज की मैं महत्वपूर्ण कुछ खबरें जो मैं बता देता हूँ। देखो, आपने सुना होगा कि कोरोना जो वायरस है, कोरोना, इस पे मैं एक छोटी सी खबर लेकर आया हूं आपके लिए, और बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी ज्यादा वैल्यूबल आपकी खबर है। इसको आप जरूर लिखेंगे कृपया करके। और देखो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इन्हें इन्हें आप पढ़ते रहे, बाकी कुछ ना पढ़े, टोटल आपकी हमारी हम सब लोग उम्मीद करें कि यहीं से मिल जाए। और कृपया करके मैं एक बार सभी लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल के बारे में ज्यादातर लोगों को बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इसका लोग बाग फायदा उठा सके और पता चल सके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन कहां से ज्यादा आने की संभावना होती है और कौन कौन से क्वेश्चन आपकी एग्जामों में मालूम किए जाते हैं। तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और लाइक वाले बटन को आप लोग सब लोग आपकी प्रेस भी किया करें आपकी, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं। देखो, कोरोना वायरस जो है ना, वर्तमान में आपकी चीन में बहुत ज्यादा इस समय आपकी हमारे भाई कहर बरपा रहा है। अब इस वाले वेरिएंट का नाम आप लिख लें। वेरिएंट का मतलब हिंदी में होता है किस्म, और ये वाला चीन में जो इस समय वेरिएंट आया है वो ओमिक्रॉन है ना, ओमिक्रॉन। और इस ओमिक्रॉन के वेरिएंट का नाम है आपकी BF7। ये आप जरूर लिख लें भाई, बड़े बड़े अक्षरों में, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। कोरोना के बहुत सारे आपकी इम्यूनेट होते हैं, बहुत सारे आपकी इसके वेरिएंट होते हैं, और बहुत सारे वेरिएंटों में इस समय जो चाइना में आपकी 2020-22 ईस्वी में जो दिसंबर माह में आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोरोना के जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट की आपकी चर्चा की जा रही है, उस वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट का आपकी हमारी नाम क्या है, BF7। इसका नाम जरूर लिखें आप लोग, है ना। अब ये जो आपकी BF7 आपकी ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है, ये कोव सोर्स कोव 19 का ही एक प्रकार है। अब देखो, यहाँ सोर्स नाम लिखा हुआ है, आप लोगों को इसको याद रखना ही है आपकी, है ना। देखो, इसका पूरा नाम होता है आपकी हमारी सेवियर एक्यूट, एक्यूट में भी समझाऊंगा सारा, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना। और बाद में आपकी कोव लिखा हुआ है, तो ये कोरोना ही है, कोरोना है। देखो, इसका पूरा नाम लिख लें, मैं आप लोगों को यहाँ समझाऊंगा सारे। देखो, होता क्या है, जब आप सब लोगों को आपकी हमारी पता होगा कि पूरी दुनिया में हेल्थ के सेक्टर को निगरानी रखने वाली जो संस्था है वो WHO है, हम सभी जानते हैं, है ना। पूरे विश्व में हेल्थ के सेक्टर को कंट्रोल करने वाली जो संस्था है वो WHO है। अब WHO का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं समझा रहा हूं इन चीजों को, अब आप समझ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में आपको पता ही चल गया होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर आपकी जेनेवा में रखा गया है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है। और ज्यादातर डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले आपकी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका हेडक्वार्टर ज्यादातर आपकी जेनेवा है ना, जो स्विट्जरलैंड का शहर है। इसके वर्तमान में अगर हम बात करें, WHO के महानिदेशक जो है, एक सेकंड यहाँ सुन ले मुझे ध्यान से। WHO के जो महानिदेशक है आपके, उनका नाम है इस समय आपकी अधानोम घेब्रेयेसस आपकी, है ना। टेड्रोस टेड्रोस अधानोम अधानोम घेब्रेयेसस। ये नाम आपकी याद है तो अच्छी बात है, घेब्रेयेसस। ये टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ये WHO के वर्तमान में आपकी महानिदेशक है। और अगर इनकी हम बात करें तो ये इथोपिया के रहने वाले है ना, एक देश आपकी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है आपकी इथोपिया, वहां से ये बिलोंग करते हैं। अब देखो, होता क्या है, जैसे कोरोना की बीमारी आपकी 19 तो इसके पीछे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सबसे पहला इसका जो आपकी मरीज था वो 2019 ईस्वी के दिसंबर माह में देखा गया था। तो आज पूरे के पूरे आपकी हमारी इसको 3 वर्ष आपकी कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, 20, 21 और 22 आपकी। तो 2019 में आपकी दिखाई देने के कारण इसके पीछे आपकी 19 लगा हुआ है।
अब ये जो खतरनाक बीमारियां होती है ना, उन बीमारियों को WHO के द्वारा, आपकी देखो 19 तो इसके पीछे आपके वर्ष के हिसाब से लगा दिया गया। अब जैसे हम बात करें कि पूरी दुनिया में आपकी इस हेल्थ के सेक्टर पर निगरानी रखने वाली जो संस्था है, वो कौन सी संस्था है आपकी? वो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। 7 अप्रैल 1948 को, और याद भी रखना है इसी रीजन से 7 अप्रैल को हम लोग प्रत्येक वर्ष आपके विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष आपकी 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। रीजन है आपकी 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। सोर्स का नाम आप पूरा याद रखें, आपकी सोर्स का नाम हो जाएगा आपकी सेवियर आपकी एक्वेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 19, है ना। अब 2022 में इस सोर्स कोविड-19 का जो वेरिएंट आपकी चर्चा में है, ओमिक्रॉन, आपकी जो चीन में इस समय बहुत ज्यादा आपकी हमारी चरण पर है, पीक पर है आपकी, उसका नाम है BF7। इसका नाम आप जरूर आपकी हमारी लिखें भाई, इसका नाम आपकी हमारी होगा BF7 है, ये वाला है ना, मैं इधर लिख देता हूँ। BF7 आपकी ये नया वेरिएंट इस समय चर्चा में है, और इसी को लेकर आपकी सतर्कता सरकार के द्वारा आपकी घोषित की गई है, तो जिसे हम लोग भी सब लोग मिलकर फॉलो करेंगे। अब देखो मैं छोटी छोटी चीजें यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ ध्यान से सुनना। तो BF7 का नाम आप जरूर ध्यान रखें। अब जैसे हमने ये वाली चीजें समझी है ना, अब देखो मैं नाम बता देता हूँ इसका। अब देखो ऐसा होता है कि WHO जो होता है ना, वो किसी भी बीमारियों को आपकी 3 रूपों में घोषित करता है। 3 रूप, है ना, किसी भी बीमारी को आपकी हमारी 3 रूपों में आपकी हमारी घोषित किया जाता है WHO के द्वारा। अब ये 3 रूप जो होते हैं, इन तीनों रूपों को आपकी क्या क्या नाम दिया जाता है, उन्हीं से संबंधित आपकी जानकारी जो होती है ना, वो सोर्स के रूप में आपकी आप लोगों को दी गई है। अब इन्हीं से अगर हम लोग बात करेंगे आपकी हमारी ये वाली, तो देखो होता क्या है, आपकी एक बीमारी होती है आपकी जिसको कहते हैं आपकी एंडेमिक। ध्यान से सुनना मुझे आपकी हमारी, है ना। एक होती है आपकी ईपिडेमिक, ईपिडेमिक, है ना, और एक होती है आपकी हमारी पेंडेमिक। देखो इन्हें आप लिख ही लें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप लिखिए। एक एंडेमिक होता है, एक आपकी हमारी एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक, एपिडेमिक, है ना, और एक होता है आपकी हमारी ये वाली पेंडेमिक, ये एक आपकी एंडेमिक होता है, एंडेमिक। देखो क्या है, अब मैं आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। WHO आपको पता ही चल गया होगा। देखो अगर एंडेमिक के बारे में बात करें, तो कोई भी एक ऐसी बीमारी जो किसी भी एक निश्चित स्थान पर, किसी भी एक निश्चित स्थान पर, है ना, और निश्चित जनसंख्या में, निश्चित स्थान पर निश्चित जनसंख्या में वो वहां पर लगातार विद्यमान रहती है, वहां पर स्थिर रहती है, तो उस वाली बीमारी को WHO क्या कह देता है, आपके एंडेमिक। ये छोटे स्तर की बीमारियां होती है, जैसे किसी भी एक छोटे सीमित क्षेत्र पर, किसी भी आपकी हमारी एक कंट्रोल पीपल्स पर, कंट्रोल आपकी जनसंख्या पर, तो उन बीमारियों को आपकी क्या बोल दिया जाता है, एंडेमिक। ऐसी बीमारी कोई भी एक ऐसी बीमारी आपकी हमारी जो बहुत कम समय में, बहुत कम समय में तेजी के साथ, बहुत कम समय में तेजी के साथ बहुत सारे व्यक्तियों को प्रभावित कर देती है, बहुत सारे व्यक्तियों को प्रभावित कर देती है, तो उस वाले व्यक्ति आपकी हमारी बीमारी को फिर WHO क्या घोषित करता है, एंडेमिक। ये थोड़ा सा एक बड़ा रूप होती है, जैसे करके आप मलेरिया को ले लें, या जैसे करके पोलियो वगैरह बीमारी होती है, तो जो छोटे से बड़े स्तर, यानी कि बहुत कम समय में तेजी के साथ एक बड़े क्षेत्र को आपकी रिकवर कर लेती है, अपनी आपकी गिरफ्त में वो ले लेती है, तो उन वाली बीमारियों को क्या बोल दिया जाता है, आपकी एंडेमिक। इसी एंडेमिक का जो बड़ा रूप होता है, इसी वाले एंडेमिक का जो बड़ा रूप होता है ना, उस वाले बड़े रूप को क्या कहा जाता है, आपकी पेंडेमिक। और याद रखना, आपकी कोरोना जो बीमारी है आपकी, वो किसका उदाहरण है, वो पेंडेमिक का। यानी जब आपकी एंडेमिक पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, तो उस बीमारी को क्या बोल दिया जाता है, आपकी उस बीमारी को क्या दिया जाता है, आपकी पेंडेमिक। और इसी रीजन से देखो चीन ने इसका नाम आपकी कोरोना दिया था, कोरोना। लेकिन बाद में इसको पेंडेमिक जब घोषित किया गया था ना WHO के द्वारा, अब ध्यान से सुनना मुझे, तो इसीलिए आपके WHO ने इसका नाम आपकी चेंज करके सोर्स कोव 2 आपकी हमारी इसका नाम आपकी हमारी रखा था। सोर्स कोव 2 भी कह देते हैं, या सोर्स कोव आपकी 19। तो कोरोना जो नाम है, ये तो केवल आपकी, मैं आपको बता दूं, कोरोना आपकी सूर्य की बाह्य परत होती है। हमारी ये क्लास पड़ी हुई है भैया आपकी इस पर पूरी, उसे आप देख लेना। आपकी सूर्य के बारे में मैंने पहले ही दिन 12 या 13 नवंबर की क्लास होगी, वहां देख लेना। तो इसका नाम तो आपकी सूर्य की सबसे बाह्य परत जो होती है उसके नाम पर रखा गया, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है ताज या क्राउन, इंग्लिश में आपकी क्राउन कह देते हैं,
और हिंदी में इसका मतलब होता है आपकी हमारी भाई ताज, ये तो उसके नाम पर रखा गया। लेकिन उन्होंने इसका नाम जो दिया है वो आपके WHO के द्वारा वो सोर्स कोव 2 या सोर्स कोव 19 दिया गया, और इसी का एक वेरिएंट है आपकी ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन का इस समय आपकी वेरिएंट जो चर्चा में उसका नाम है BF7। ठीक है, अब आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। अब इसी के बारे में अगर हम बात करेंगे, अब ध्यान से सुनना, तो देखो आपको WHO के बारे में पता चला। देखो जो भी टॉपिक चर्चा में आया करे ना उसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी हो तभी कोई फायदा रहता है, वरना कोई फायदा आपकी हमारी इन टॉपिकों का होता नहीं है आपकी, है ना। अब देखो अगर हम बात करें, अब लिखे आपकी कोरोना वायरस के लिए दुनिया की, देखो बहुत बड़ी बात है, दुनिया की पहली पहली इंट्रोनेजल वैक्सीन जिसे भारतीय सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, मान्यता दी गई है, उसका नाम लिखे भाई आप। अब वो दिन आ गया है जब भारतीय सरकार के द्वारा पहली ऐसी इंट्रोनेजल वैक्सीन को नाम दी गई है आपकी, और उसका नाम है इनकोवैक, ये वाली। इसको नाम जरूर मोटे मोटे अक्षरों में आप लोगों को आपकी हमारी याद होना चाहिए। इसका नाम जो रखा है ना हम लोगों ने, वो रखा है आपकी हमारी इनकोवैक। इस बीमारी का आपकी सॉरी इस वाले टीके का हमारे द्वारा जो नाम रखा गया है वो इनकोवैक आपकी हमारी इस बीमारी सॉरी इस वाले टीके का नाम रखा गया। इस वाले टीके को आप आपकी जरूर थोड़ा सा आपकी हमारी ध्यान से लिख ले। पहले इस टीके का नाम हुआ करता था आपकी BBV154, ये जरूर लिखे आपकी, मैं भी समझाऊंगा सारा भाई आपकी। ये इस टीके का पहला नाम था, ये वाला पहला नाम। ठीक है, अब इसका नाम जो होगा आपकी हमारी, अब वो है आपकी इनकोवैक आपकी हमारी, ये वाला है ना। और ये कोरोना आपकी हमारी वायरस के लिए दुनिया की पहली एंट्रोनेजल आपकी हमारी वैक्सीन है, जिसे भारतीय सरकार के द्वारा आपकी हमारी मान्यता दी है ना। भारतीय सरकार के द्वारा मान्यता, वो भी हम पूरा समझेंगे कि भारतीय सरकार ने इसे आपकी हमारी किस रूप में मान्यता दी है, वो मैं सारा आपकी हमारी जानकारी यहाँ देके जाऊंगा। पहले इस टीके का नाम लिखें आप, BBV154 पहले इसका नाम रखा गया था। अब इसका नाम चेंज करके आपकी इनकोवैक इसका नाम अब चेंज करके रखा गया है ना। अब ये वाली बीमारी, इस वाले टीके का आपके नाम याद हो गया होगा। अब देखो इसमें फर्क क्या होता है, अब देखो ये समझना भाई, यहाँ पर अगर आप थोड़ा खुद भी आपकी हमारी ध्यान लगाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो है आपकी हमारी, किस वाली वैक्सीन को बोला जाएगा, नेजल वैक्सीन, ये वाला नेजल वैक्सीन है ना, नेजल वैक्सीन। और दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन जो है, दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन जो है ना आपकी, उसका नाम आप लोगों ने लिख लिया होगा नेजल वैक्सीन, जैसे मैं अभी नीचे बता के आ रहा था आपकी BBV154 इसका पहला नाम था। और अब इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया आपकी इनकोवैक। अब इसका आपकी वर्तमान में नाम होगा, ये वाला वर्तमान में नाम है ना। इस वाले आपके टीके को जल्दी लिखें आपके, इस वाले टीके को भारत बायोटेक, भारत बायोटेक इस कंपनी ने बनाया है, भारत बायोटेक ने, है ना, इस कंपनी ने बनाया है इस वाले टीके को। पहले आप जानकारी लिख लें, इस वाले टीके को भारत बायोटेक ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, इसके साथ मिलकर इसको बनाया है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी इसके साथ मिलकर आपकी इस टीके का निर्माण भारत बायोटेक ने करा है। भारत बायोटेक के बारे में लिखें, इस कंपनी की स्थापना 1996 ईस्वी में हुई है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर आपकी हैदराबाद में है। और कृष्णा एल्ले इस कंपनी के वर्तमान में आपकी हमारी भैया CEO भी हैं, और ये इस कंपनी के आपके फाउंडर भी। ये वाली बात ध्यान रखनी, फाउंडर का मतलब होता है इसकी जो आपकी हमारी स्थापना करी गई थी वो भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, और वर्तमान में इस कंपनी के जो आपकी हमारी फाउंडर है वो भी आपकी हमारी कौन बताए गए हैं, वो भी भैया कृष्णा एल्ले ही है। तो वर्तमान में मालिक भी कृष्णा एल्ले ही है। और इस कंपनी के बारे में आपकी हमारी जो सबसे पहली स्थापना की गई थी वो भी किसके द्वारा की गई थी, वो भी कृष्णा एल्ले के द्वारा आपकी हमारी इस कंपनी की स्थापना की गई थी आपकी, ठीक है ना। अब देखो इनोवैक आपकी नाम बात, पहले नाम ये रखा गया, भारत बायोटेक कंपनी ने इसके साथ मिलकर बनाई है। अब देखो मैं इसके बारे में सारी जानकारी दे देता हूँ आपको। देखो होता क्या है, ये जो होती है ना, पहली बात तो आप इसे समझ लो, आपकी टीके, टीके को इंग्लिश में आपकी वैक्सीन कहते हैं, है ना, वैक्सीन इंग्लिश में आपकी ये नाम हो जाएगा टीका। देखो वैक्सीन या टीके का मतलब क्या होता है,
कोई भी देखो, मैंने आपको एक दिन क्लास में पढ़ाया है वायरस, वायरस वाली क्लास हमारी जरूर देखना सब लोग, शायद आपकी पूरी जानकारी वहां आपको कंप्लीट पूरी तरीके से वायरस के बारे में पता चल जाएगा। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया करके बीमारी वाला टॉपिक हमारी क्लास पर जो आपकी इस चैनल पर आपकी अपलोड किया गया है, वो 2 क्लास या 2 या 3 क्लासें आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड आपकी वायरस के बारे में, उन क्लासों को पहले आप देखें, पूरी डिटेल में आपको वायरस का समझ में आ जाएगा कि वायरस कहाँ पे। अब देखो, वायरस हो या कोई भी बीमारी आपकी जीवाणु की वजह से हो या कोई भी बीमारी हो या किसी भी अन्य रीजन से हो, तो उस बीमारी के इलाज करने के आपके 2-3 तरीके होते हैं। पहली तो यह है कि औषधि देकर हम उसका इलाज कर दें मेडिसिन से। दूसरा उसका इलाज होता है आपकी हमारी टीके से। टीके का मतलब होता है आपकी वैक्सीनेशन। मतलब यह होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आपकी हमारी भैया इंजेक्शन से उपचार किया जाता है ना, इंजेक्शन लगाकर यदि उसका उपचार किया जाता है, तो उस वाले उपचार को क्या कह देते हैं, आपके टीके से उपचार। दवाई देकर अगर उपचार किया जाता है तो वो आपकी औषधि से। और तीसरा उपचार का तरीका होता है कि उसका हम आपकी क्या कर देते हैं, आपकी सर्जरी कर देते हैं, यानी ऑपरेशन से भी आपकी हमारी उसका इलाज आपकी संभव है। तो अब टीके के भी 2 तरीके होते हैं। अब यहां समझ लो, अब देखो ये दुनिया की पहली मीजल वैक्सीन है, नाम आपने लिख लिया होगा, नाम बीबीसी 156 रखा गया है, या फिर इसका नाम आप चेंज करके आपकी इनोवैक आपकी इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है। अब देखो ध्यान से सुनो ना भाई, देखो कोई भी ऐसी वैक्सीन, पहले मैं आप लोगों को आपकी हमारी इसमें ना मस्क्यूलर के बारे में, और इनमें एक चीज जो होती है आपकी म्यूकोसा, देखो ये समझना, म्यूकोसा एक नाम लिखा हुआ है और एक नाम होता है आपकी मस्क्यूलर। इस इन दोनों चीजों को समझना है ना, आपकी पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगी। और शायद आप लोगों ने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, कृपया करके मैं इसलिए तो बताता हूँ कि लोगों तक हमारे इस चैनल के बारे में जानकारी पहुंचाए और उनको पता चले कि आपकी हमारी किस प्रकार आप लोगों को पढ़ना चाहिए। देखो होता क्या है, मस्क्यूलर को पहले समझ लो। देखो होता क्या है, जैसे करके अगर हम इंजेक्शन के माध्यम से कोई भी टीका लगाते हैं, है ना, इंजेक्शन के माध्यम से कोई भी टीका लगाते हैं, तो ये टीका जो होता है आपकी वो सीधे सीधे ब्लड में, है ना, जो सीधा सीधा आपकी हमारी ब्लड होता है ना, ब्लड में जो हमारी किडनी होती है ना, जो ब्लड को प्योरीफाई करती है, रक्त को शुद्ध करने का काम करती है किडनी, यानी कि जो गुर्दे होते हैं, जिनको हिंदी में हम लोग आपकी व्रत भी कह देते हैं। तो किडनी जो ब्लड को प्योर कर रही है, और किडनी में फैलने वाला जो इंफेक्शन है ना, किडनी में जो फैलने वाला इंफेक्शन होता है उसको आपकी कंट्रोल करता है। अगर कोई टीका आपकी ब्लड के माध्यम से दिया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, और इस टीके के देने के तरीके को आपकी क्या कह देते हैं, आपकी मस्क्यूलर होती है। तो मस्क्यूलर टीका किडनी या फेफड़ों में फैलने वाले संक्रमण को रोकता है, ब्लड में जाकर वो आपकी सर्कुलेशन करता है, परिसंचरण करता है। लेकिन अब देखो, आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस ज्यादातर आपकी नाक व मुंह इनके माध्यम से फैलता है और यहीं पर आपको उपस्थित रहता है। देखो होता क्या है, देखो ये जो म्यूकोसा है ना, ये एक लिक्विड होता है, और ये लिक्विड ना हमारी या तो नाक में या मुंह में उपस्थित होता है, और इसी लिक्विड के माध्यम से कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इस वाली बात को समझना भैया, कोरोना वायरस जो है हमारे शरीर में जो प्रवेश करता है, वो या तो आपकी नोज या माउथ के माध्यम से प्रवेश करता है, और वो एक लिक्विड के माध्यम से प्रवेश करता है, और उस वाले लिक्विड का आपकी नाम क्या होता है, म्यूकोसा होता है। अब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम म्यूकोसा ही आपके लिक्विड को कंट्रोल कर रहे, जो आपकी म्यूकोसा आपकी हमारी लिक्विड होता है, मस्क्यूलर का मतलब होता है फेफड़ों या किडनी में जाकर इंफेक्शन को कंट्रोल करने के तरीके को लगाए जाने वाले टीके को क्या कहते हैं, मस्कुलर टीका बोला जाता है, मस्क्यूलर। अब देखो कोई भी टीका आपके मानव शरीर में जब नाक के माध्यम से दिया जाता है, सुनो ना, आपकी नाक के माध्यम से दिया जाता है, नाक के माध्यम से, नाक के माध्यम से, इसका मतलब आपकी भरी तो आपकी इंजेक्शन नहीं जाएगी, जो आपकी मेडिसिन होगी वो भरी तो इंजेक्शन नहीं जाएगी, लेकिन इंजेक्शन के माध्यम से नाक में डोज डाली जाएगी, नाक में डोज डाली जाएगी। तो नाक में जब आपकी डोज डाली जाएगी ना, तो ये नाक में जो डोज आपकी डाली जाएगी, ये डोज जो होगी, ये डोज म्यूकोसा लिक्विड की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगी, प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इंग्लिश में हम लोग आपकी इम्यूनिटी पावर कहते हैं, है ना, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर इसको बढ़ा देगी भैया। अब देखो जो चीज मानव शरीर में कोरोना को लेकर जा रही है, उसी को नाक में ही कंट्रोल कर लो,
तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इसी रीजन से नाक के माध्यम से दी जाने वाली जो डोज होती है ना, उस वाली डोज को म्यूकोसा, और इस वाली वैक्सीन को क्या कह देते हैं, आपकी नेजल वैक्सीन कह देते हैं। और आज तक दुनिया में पहली नेजल वैक्सीन जो है कोरोना की, वो कौन सी आपकी हमारी बनी है भैया, जो हम ही पढ़ रहे थे आपकी इनकोवैक। इनकोवैक ये दुनिया की पहली आपकी हमारी वैक्सीन बनी है, जिसका नाम पहले BBC 154 आपकी हमारी रखा गया। अब आई समझ में, तो इसको नेजल वैक्सीन क्यों कहा गया, क्योंकि नाक से दी जाएगी। इसको म्यूकोसा क्यों कहा गया, क्योंकि म्यूकोसा लिक्विड को ये कंट्रोल करती है। ठीक है, भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन आपकी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसको बनाया। भारत बायोटेक कंपनी के बारे में हैदराबाद 1996 ईस्वी में आपको पता ही चल गया होगा। तो ये दुनिया में बनने वाली पहली आपकी नेजल वैक्सीन है, और इसको भारतीय सरकार के द्वारा आपकी मान्यता दी गई है ना। अब यह ध्यान से सुनना है यहाँ सारे लोग। अब देखो, कम से कम आपको इसके बारे में तो पता ही चला होगा कि वास्तविकता में होती क्या है। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इसको जो है आपकी, देखो इस वाली बात को और ध्यान रखना, आपकी DCGI। DCGI का मतलब होता है आपकी हमारी भैया डायरेक्टर, इसका आपके हमारी पूरा नाम होता है DCGI को आपकी हिंदी में पहले लिखो आप, आपकी औषधि महानियंत्रक कहते हैं हिंदी में, औषधि महानियंत्रक, महानियंत्रक है ना आपकी। इसको आपके ड्रग्स कंट्रोल ऑफ, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसको ध्यान से सुनना है भैया, ये है ना, इसका आपकी हमारी फुल फॉर्म हो जाएगा ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको कहेंगे औषधि महानियंत्रक। ये भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है ना, भारत का जो डिफेंस मिनिस्ट्री होता है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना की गई थी 1940 ईस्वी में, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब ध्यान से सुनना, अब देखो किसी भी वैक्सीन को जो आपातकालीन मंजूरी है ना, आपातकालीन मंजूरी है, वो ध्यान से सुनना भैया। आपातकालीन मंजूरी जो होती है आपकी मंजूरी, वो DCGI संस्था के द्वारा दी जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपकी हमारी हम बात कर रहे थे ना, BBV 154, ये जो पहली नेजल वैक्सीन है, इसे आपातकालीन मंजूरी जो है वो DCGI संस्था ने दी थी, और इसे आपातकालीन मंजूरी आपकी दी गई थी आपकी 6 सितंबर 2022 ईस्वी को। डेट याद रहेंगी तो और अच्छा है ना। बाद में इसके जो तो आपातकालीन मंजूरी का मतलब है कि इसे पहले आपके ट्रायल के तौर पर देखा जाएगा, इमरजेंसी के तौर पर इसे देखा जाएगा। बाद में इसको अगर इसके रिजल्ट आपके पॉजिटिव आते हैं, तो आपकी हमारी इसको आगे तरफ आपकी जनता के लिए आपकी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो DCGI के बारे में आप ध्यान रखें, है ना। अब देखो क्या कहा है, अब ध्यान से इसको अगर सुनेंगे ना, तो भारतीय सरकार के द्वारा आपकी अब कहा गया है, जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार है, तो भारतीय सरकार ने कल यानी कि 23 दिसंबर 2022 ईस्वी को ये जो आपकी हमारी भैया इनकोवैक है, इस वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाने को मंजूरी देती है, बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दी है ये वाली। अब ना आप लोग मंजूरी, अब देखो बूस्टर डोज का मतलब क्या होता है पहले इसे समझ लो। तो इसका मतलब अभी सबके लिए उपलब्ध नहीं होगी ये जो नेजल वैक्सीन है ना, ये वाली नेजल वैक्सीन जो है आपकी, जिसके बारे में हम बात करें, नाम जरूर रटिए भाई सब लोग। नेजल वैक्सीन पहले नाम BBV 154 हुआ करता था, भारत बायोटेक ने बनाई है, अब इसका नाम ये है। तो इस वैक्सीन को केवल बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दी गई है। देखो बूस्टर डोज का मतलब होता क्या है, बूस्टर डोज का मतलब होता है, हम लोग आपकी हमारी पहले से पढ़ रहे हैं कि भारत में पहले से आपकी कोविशील्ड, एक तो ये आपकी हमारी कोरोना का टीका है, एक आपकी कोवैक्सीन, ये भी कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, एक आपकी हमारी मोडार्ना, ये भी कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, एक है आपकी हमारी स्पुतनिक 5, ये भी आपकी कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। तो इतने सारे कोरोना के टीके लग रहे हैं। ये वाले 2 अंतरराष्ट्रीय टीके हैं, ये भारत में निर्मित आपकी हमारी टीके हैं। तो देखो होता क्या, अगर किसी व्यक्ति ने या तो कोविशील्ड की या कोवैक्सीन की, क्योंकि 2-2 डोज लग रही है ना, पहली डोज और उसके बाद आपकी हमारी दूसरी डोज, आप लोगों को पता होगा ना। अब इसकी भी 2 ही डोज लग रही है, पहली डोज और सेकंड डोज। अगर किसी व्यक्ति ने कोरोना वायरस के टीकों की दोनों डोज लगवा ली,
दोनों डोज, है ना, दोनों डोज, ये वाली दोनों डोज उसने अगर लगवा ली है तो उन दोनों डोजों के बाद जो वैक्सीन लगाई जाएगी उस वाली डोज को आपकी बूस्टर डोज कहा जाएगा। अब समझ में आया बूस्टर डोज के लिए उपलब्ध होने का मतलब क्या होता है। बूस्टर डोज उपलब्ध होने का मतलब यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोरोना की, चाहे कोविशील्ड टीके की चाहे कोवैक्सीन टीके की, अगर दोनों डोज आपकी कंप्लीट करा ली है तो उसके बाद जो उसे डोज दी जाएगी उसको बूस्टर डोज कहा जाएगा। तो ये जो नेजल वैक्सीन है केवल बूस्टर डोज के लिए उपलब्ध होगी, यानी उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने कोरोना बीमारी के वायरस के टीके की दोनों डोजें अपने शरीर में लगवाई, उन्हीं लोगों को ये आपकी हमारी टीका लगाया जाएगा, बाकी किसी को ये नहीं लगाया जाएगा। यानी फिलहाल अभी बूस्टर डोज के लिए उपलब्ध है, और फिलहाल जो है ना ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपकी हमारी उपलब्ध होगी, जो प्राइवेट, और इसकी कीमत आपकी हमारी आपको चुकता करनी पड़ेगी। अब कीमत कितनी होगी वो इसका अभी निर्धारण नहीं किया, प्राइवेट हॉस्पिटलों में होगी, लेकिन बूस्टर डोज के लिए उपलब्ध होगी। तो बूस्टर डोज का मतलब तो आप समझिए कि बूस्टर डोज का मतलब आपकी ऐसे लोगों को ये टीका लगाया जाएगा जिन्होंने कोरोना बीमारी के पहले आपकी दोनों टीके कंप्लीट करा लिए हैं, और उन्हीं लोगों को आपकी हमारी ये टीका लगाया जाएगा, है ना। अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखो इसमें से केवल अगर आप जानकारी के बारे में पढ़ेंगे तो लगभग 95.2 करोड़ लोग हमारे भारत में ऐसे हैं जिन्होंने आपकी कोरोना के दोनों टीके लगवा लिए हैं, लेकिन बूस्टर डोज के तहत जो तीसरा टीका, देखो दोनों टीके उन्होंने लगवा लिए हैं, दोनों टीके लगवाने के बाद एक तीसरा टीका लगाया गया जिसको बूस्टर डोज कहा गया। तो बूस्टर डोज की अगर हम बात करें तो मात्र आपकी हमारी 28 पॉइंट, देखो यहाँ 95.10 करोड़ लोगों ने दोनों टीके लगवाए कोरोना के, लेकिन कोरोना के आपके हमारी 28.20 करोड़ लोग केवल ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की बूस्टर डोज ली है, केवल इतने करोड़ लोग हैं। इनके बारे में बात करें तो 27 से 28% लोग भारत के बस ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की आपकी भैया इस आपकी हमारी बूस्टर डोज को लिया है। कोरोना की कोवैक्सीन या को आपकी हमारी कोविशील्ड वैक्सीन के अगर दोनों डोजें लगवा ली और उसके बाद तीसरी डोज उसने लगवाई थी जिसको आपकी बूस्टर डोज कहा गया, जिन लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है उन्हीं के लिए आपकी कौन सा टीका उपलब्ध होगा, नेजल वैक्सीन का इन्कोवैक या बीबीबी 154 आपकी उपलब्ध होगा, बाकी किसी के लिए उपलब्ध नहीं होगा ये हमारी वाली, ठीक है ना। अब कोरोना का कौन सा वेरिएंट चल रहा है इसके बारे में भी, बूस्टर डोज का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी, दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन का नाम किस कंपनी ने बनाया इसके बारे में भी आप याद रखना। आपकी देखो हमारे भारत में ना पहली, मैं छोटी सी जानकारी और दे देता हूं, जो कोरोना की वैक्सीन थी जिसे मान्यता दी गई थी आपकी वो कोविशील्ड थी भाई, कोविशील्ड ये वाली। इस कोविशील्ड आपकी हमारी जो टीका था, ये वाला आपकी जो टीका था जो वैक्सीन थी, इसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ने, सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट इसने मिलकर बनाया था भैया ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जल्दी लिख लेना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेन का कंपनी के साथ मिलकर, एस्ट्रोजेन का कंपनी के साथ मिलकर, ये इंग्लैंड की कंपनी है, इसके साथ मिलकर इन्होंने इस आपके हमारी टीके को बनाया था कोविशील्ड को। इसमें भी आपकी हमारी भाई दो डोज दी जाती हैं, दो डोज आपकी हमारी पता ही होगा, पहले एक डोज उसके बाद दूसरी डोज, कुछ समय का अंतर होता है। इस वाले टीके को अगर हम बात करें तो रखने की जो आपकी तापमान होता है ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर ये आपकी सेव की जा सकती है। अब मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं, जो हमारे भारत का नेजल वैक्सीन बनी है ना, पहली वाली जो कोरोना की नेजल वैक्सीन है, इसमें भी आपको 2 ही डोज दी जाएंगी भाई, 2 ही डोज आपकी इसमें भी दी जाएंगी आप लोगों को, और 2 ही डोज आपकी हमारी इसमें, एक डोज में ना, एक डोज में जो है आप लोगों को वो 4 ड्रॉप डाली जाएंगी, एक डोज में जो है आपकी 4 ड्रॉप डाली जाएंगी नाक में, यानी कि पहली बार जब आपकी हमारी ड्रॉप डाली जाएगी तो उसमें 4 ड्रॉप डलेंगी। दोनों डोजों के बीच में ना, दो डोजों के बीच में आपको 4 सप्ताह का समय होगा, 4 सप्ताह का ये वाली, यानी 4 सप्ताह एक डोज आपने लगवा ली नेजल वैक्सीन की, 4 ड्रॉप आपकी नाक में डाल दी गई, उसके बाद आफ्टर 4 वीक्स 4 सप्ताह के बाद आपकी दूसरी डोज डाली जाएगी और ये प्रोसीजर आपकी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सीरम इंस्टीट्यूट को भी याद रखना, इन्होंने कोविशील्ड बनाया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई है, इसका हेडक्वार्टर आपकी पुणे में है। आप लोगों को पता ही होगा आपकी हमारी भैया वर्तमान में आदार पूनावाला इसके सीईओ है जो सीरम इंस्टीट्यूट है, और ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आपकी हमारी टीका निर्माता कंपनी है। मैं भारत
भारत में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आपकी हमारी भाई ये कोविशील्ड जो है, सीरम इंस्टीट्यूट आपकी हमारी जो कोविशील्ड को बनाने वाला सीरम इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में, ठीक है। तो कोविशील्ड के बारे में भी आप याद ध्यान रखें थोड़ा सा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों को बताइए होगा कि भारत में आपकी जो दूसरी आपकी हमारी कोरोना की वैक्सीन है वो है आपकी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को आप लोगों को पता ही होगा, आपकी कोवैक्सीन का निर्माण भी हमारे भारत में भारत बायोटेक के द्वारा किया गया था। भारत बायोटेक इसी कंपनी ने करा था। बस इसमें थोड़ी सी खामी ये है कि इसको रखने का जो तापमान होता है ना, वो आपकी 0 से -70 के बीच में, 0 से -70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको आपकी सुरक्षित करने में सक्षम है। तो इतना लो टेम्परेचर भारत जैसे आपकी गर्म देश में आपकी संभव नहीं है, इसलिए इस वैक्सीन को लेकर आपकी हमारी कुछ विवाद भी हुआ था। तो इसका टेम्परेचर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन जो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी जिसको मान्यता दी गई थी, यानी पहली इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन जिसे भारत में मान्यता दी गई थी आपकी हमारी, वो थी आपकी मॉडर्ना। मॉडर्ना पहली अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन है जिसे भारतीय सरकार के द्वारा मान्यता दी गई थी। अमेरिका के मॉडर्ना आपकी हमारी भाई यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा विकसित की गई थी। इसे भी अगर हम रखेंगे तो अगर इसकी खुली आपकी हमारी कोई भी डोज है तो उसको आपकी सुरक्षित किया जाएगा -25 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, -25 से -50 में। और अगर इसकी बंद डोज है तो उसको सुरक्षित रखने का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है आपकी। इस वाली बात को आप ध्यान रखिए, है ना। चौथी वैक्सीन जो हमारे भारत में आपकी मान्यता दी गई थी वो रूस की थी, स्पुतनिक 5 इसका नाम पता होगा, लेकिन ये केवल आपकी रूस में ही विकसित की गई थी। भारत में इसको मंजूरी दी गई थी आपकी। तो केवल अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन पूछा जाता है तो मॉडर्ना है आपकी। और जितनी भी कोरोना वाली वैक्सीनें होती हैं वो ज्यादातर आपकी mRNA को आपकी हमारी सुरक्षित करती हैं। mRNA इसका नाम आप जरूर याद रखें, यानी मानव शरीर में सबसे ज्यादा कोरोना जो इफेक्टेड करता है, आपने नाम सुनेंगे RNA और आरएनए और डीएनए जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड केंद्रीय अम्ल होते हैं। बायोलॉजी में पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे तो एमआरएनए को सुरक्षित करती हैं। 4 वैक्सीनों के बारे में, 5वीं वैक्सीन मैंने अभी आप लोगों को बताई है नेजल वैक्सीन पूरी डिटेल में। बूस्टर डोज का मतलब क्या होता है, या फिर आपकी हमारी भैया इसके बारे में बात करें आपकी तो म्यूकोसा या मस्क्यूलर का मतलब होता है इंजेक्शन से देकर आपकी गुर्दों को आपकी संक्रमित होने से बचाने के लिए मस्कुलर विधि होती है। और म्यूकोसा का मतलब होता है नाक से दी जाने वाली। इसके टेम्परेचर वगैरह का भी कितनी डोज आपकी हमारी दी जाएंगी। अब देखो आप, जैसे कोरोना आपकी हमारी बीमारी इस समय बहुत ज्यादा मार्केट में चल रही है ना, तो इस बीमारी के ऊपर आप लोगों ने आपकी पढ़ाई होगा कि इस बीमारी के ऊपर यदि हम लोग बात करेंगे तो एक परीक्षण सबसे ज्यादा चर्चा में होता है आरटी-पीसीआर। ये परीक्षण आपकी हमारी सरकार कहती है कि सबसे ज्यादा जो आपकी हमारी लोगों के द्वारा एक परीक्षण आपकी किया जाता है वो आरटी-पीसीआर का परीक्षण होता है। तो आप लोग ना आरटी-पीसीआर का जो परीक्षण होता है इस परीक्षण को आपकी जरूर आप लोग आपकी ध्यान से याद रखें। और इस परीक्षण का ना कई बार आप लोगों से आपकी हमारी पूरा नाम पूछा जाता है आरटी-पीसीआर का, है ना। इसका पूरा नाम होता है आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चैन रिएक्शन। इस परीक्षण का आपकी फुल फॉर्म होता है हमारी, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चैन रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है। तो आरटी-पीसीआर परीक्षण की जो आपकी हमारी डिटेल होती है ना, वैसे तो 4 से 8 घंटे में इसका आपकी रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन अगर ज्यादा भीड़ होती है तो कुछ समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी भैया एंटीजन रैपिड टेस्ट भी किया जाता है। एंटीजन रैपिड टेस्ट ये भी आपकी कोरोना के परीक्षण के लिए एक टेस्ट होता है आपकी एंटीबॉडी। ये भी आपकी हमारी रैपिड एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट, एंटीजन रैपिड टेस्ट या एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट का मतलब ये हाथों हाथ आपकी नाक में आप लोगों की आपकी सीख सी डाली जाती है और उससे आपकी हमारी कुछ ही आपकी हमारी समय में इसका रिजल्ट पता चल जाता है कि आप पॉजिटिव है या निगेटिव है आपकी। तो ये भी कुछ परीक्षण है, लेकिन इन परीक्षणों में सबसे ज्यादा आपकी कारगर परीक्षण कौन सा, आरटी-पीसीआर। और जैसे भारत सरकार ने अलर्ट जारी करा है कि भारत में अब जो कोरोना के मामले अगर बढ़ते हैं तो उनका ज्यादातर विदेश से आने वाले लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। आप एक बात जानकारी जरूर लिख लें, ये जो आजकल आपकी आज चल रहा है ना ओमिक्रॉन वेरिएंट का, इसके बारे में एक जानकारी लिख लें। ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो BF7 आपकी हमारी वेरिएंट है ना, इसका हमारे भारत में मामला जो है वो 2 राज्यों में मिला है, गुजरात में और उड़ीसा में। तो गुजरात और उड़ीसा में आपकी 2 मामले आपकी देखे गए। इन दोनों राज्यों के आप नाम याद रखें और पूरी डिटेल में वायरस वाले चैप्टर को आप पढ़ें। अब आएंगे क्वेश्चन, अब क्यों नहीं आएंगे। अब बायोलॉजी का एक चैप्टर आपकी डिजीज एंड डायग्नोस आपकी चर्चा में। वैसे तो कुछ और भी खबरें थी,
लेकिन समय को देखते हुए बाकी खबरों पर हम कल भी आप लोगों से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। तो आज के लिए है आपके इतना ही। आप अच्छे से हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताएं, और शायद देखो ऐसा कोई बताता भी नहीं होगा, जितनी डिटेल मैं आप लोगों को यहाँ चीजें समझा के जाता हूँ ऐसे शायद कोई बताता भी नहीं होगा। तो कृपया करके इन सब चीजों को आप नोट्स बनाएं, लिखें, और ये आपकी चीजें गारंटी से आपके एग्जामों में मालूम किए जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी संभावना होती है। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ हमारे चैनल को ज्यादातर लोगों तक आपकी पहुंचाए। आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चीजों को आप स्टडी करते रहिए।